वेलकम टू प्रवीण्स लर्निंग हब। आज के लेक्चर में हम लोग 12th स्टैंडर्ड का जो हिस्ट्री है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड का जो हिस्ट्री है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है रेनेसेंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, उस चैप्टर को आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले रेनेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ साइंस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें अगर देखेंगे तो क्या क्या है, सबसे पहला रेनेसेंस क्या होता है उसका मीनिंग हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्रसेड्स क्या होते हैं, ठीक है, जो रिलीजियस वॉर्स लड़े गए थे यूरोप में वो क्या होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद क्रसेड्स किसके लिए लड़ा गया, कौन सी जगहों के लिए लड़ाया गया वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि क्रसेड्स को मतलब वो जो रिलीजियस वॉर्स हुए थे उसको सपोर्ट किसने किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट है क्रसेड्स क्या कहाँ पे हुए थे, कैसे हुए थे, क्यों हुए थे, वो सब देखेंगे, उसके रीजंस। देन उस वो फेल क्यों हुए, कॉजेस ऑफ फेलियर क्या है, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उसके, वो देखेंगे। देन आगे हम लोग पढ़ेंगे रेनेसेंस पीरियड कैसे डेवलप हुआ यूरोप में, ठीक है, उसके बारे में। और उसके बाद बारी आता है छोटे मोटे साइंटिस्ट लोगों की, नहीं बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों की, जैसे गैलीलियो है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले कोपरनिकस के बारे में, उसके बाद जो हंस गटेनबर्ग के बारे में। ठीक है, तो ये सारे जो अलग अलग लोग हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने ये जो हंस गटेनबर्ग ने अपना छोटा सा क्या बोलते हैं उसको प्रिंटिंग प्रेस बनाया था। ठीक है, और बाकी गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया था। कोपरनिकस ने बहुत सारे छोटे मोटे ये बताए थे, लॉज वगैरह बताए थे, थियरीज वगैरह दी थी, तो उसके बारे में आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले। तो सिंपल सी बात है, आज का जो लेक्चर रहेगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली हिस्ट्री के हिसाब से। ये जो लेक्चर है वो सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए नहीं है, तो जो भी जनरल पब्लिक है, ठीक है, जो भी जनरल पब्लिक है, जो भी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पैशनेट है, थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, वो ये लेक्चर देख सकते हैं। बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो बहुत ही सुंदर तरीके से इस बुक में प्रेजेंट किया है, वो हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो सबसे पहला अगर स्टार्ट करेंगे तो रेनेसेंस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग हिस्ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ओके, अपना जो हिस्ट्री रहेगा वो 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक एंशियंट हिस्ट्री होता है, दूसरा मेडिवल हिस्ट्री होता है, और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री होता है। तो उसमें से जो यूरोप में है, यूरोप में मेडिवल हिस्ट्री चल रहा था। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल जो पीरियड है वो खत्म हो गया था, मेडिवल पीरियड खत्म हो गया था, एंड ऑफ मेडिवल पीरियड। तो उसी टाइम पे अलग अलग जो फील्ड्स है, ठीक है, यूरोप में जो अलग अलग फील्ड्स है, वेरियस फील्ड्स में एडवांसेस मतलब बहुत सारी चेंजेस आना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक मॉडर्न पीरियड का फाउंडेशन बन गया था यूरोप में। ठीक है, तो जैसे ही मेडिवल पीरियड, हम लोगों ने हिस्ट्री के 3 पीरियड देखे, एंशियंट मतलब सबसे पुराना, मेडिवल मतलब बीच वाला, और मॉडर्न मतलब अभी का, ठीक है, जो बहुत एडवांस ऐसा। तो मेडिवल पीरियड के एंड में यूरोप में क्या हो रहा था, बहुत सारे जो फील्ड्स है, जैसे आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, फिलोसफी हो गया, ऐसे अलग अलग फील्ड्स में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, बहुत सारे एडवांसमेंट आ रहे थे। और यही पीरियड था जहाँ पे मॉडर्न पीरियड का फाउंडेशन होने वाला था। तो इसी पीरियड को रेनेसेंस पीरियड बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है रीबर्थ या फिर रिवाइवल। ठीक है, रीबर्थ मतलब फिर से पुनर्जन्म हुआ है, किसका, एंशियंट जो यूरोप था, एंशियंट लेवल का जो यूरोप था उसका फिर से रिवाइवल हो रहा है। ठीक है, तो रिवाइवल भी बोलते हैं, रिवाइवल ऑफ एंशियंट आर्ट्स, या फिर एंशियंट जो भी आर्ट्स है, आर्किटेक्चर है, या फिर जो भी हिस्ट्री है, या फिर फिलोसफी है, या फिर एंशियंट पीरियड में जो भी हो रहा था। ठीक है, मतलब आर्ट्स, आर्किटेक्चर, साइंस में बहुत ज़्यादा डेवलप थे यूरोपियंस। ठीक है, तो उसी का रिवाइवल, रीबर्थ हो रहा है रेनेसेंस पीरियड में, जो मॉडर्न पीरियड का फाउंडेशन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्रसेड्स वगैरह क्या होते हैं। तो क्रसेड का सिंपल मीनिंग होता है वॉर फॉर रिलीजियस रीजंस। ठीक है, अभी ये रिलीजियस रीजंस क्यों हुए, कैसे हुए, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्रसेड्स का एक सिंपल सा इमेज है, और क्यों हुए उसका सिंपल सा रीजन है। एक छोटा सा देश है आज के ज़माने में जिसको बोलते हैं इजराइल। ठीक है, तो इजराइल में क्या हुआ, 2 सिटीज़ है जो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो सिटी है दैट इज कॉल्ड जेरूसलम, जो इधर लोकेटेड है। ठीक है, ये इजराइल का मैप है, इजराइल और पैलेस्टाइन। एक्चुअली पैलेस्टाइन इजराइल के अंडर ही आता है, लेकिन पैलेस्टाइन वाले मानते हैं कि वो सेपरेट देश है, लेकिन ऑलमोस्ट कंट्रोल करता है इजराइल। ठीक है, पैलेस्टाइन के कुछ रीजन्स, जैसे सपोज करो जेरूसलम इजराइल में आता है प्रॉपरली, बेतेहलम, बेतेहम जो है, बेतलहम, ये किधर आता है, पैलेस्टाइन में आता है। ध्यान से देखो, ये पैलेस्टाइन का बॉर्डर है, इजराइल पैलेस्टाइन का इशू बहुत पुराना है। तो ये बेतलहम जो है वो पैलेस्टाइन में आता है, और जो अपना जेरूसलम रहेगा वो इजराइल में आता है। तो ये देख लिया हम लोगों ने मैप। ठीक है, अभी इन 2 सिटीज़ के लिए इतना वॉर क्यों हुआ, बिकॉज उसका सिंपल सा रीज़न है, जो
ये जेरूसलेम और बेथलेहेम करके छोटे से दो सिटीज़ है, उन दोनों सिटीज़ में तीन रिलीजन के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, मतलब तीनों रिलीजन द्वारा वो बहुत ही हॉली माना जाता है, पवित्र माना जाता है, वो सिटीज बहुत पवित्र माने जाते हैं। जैसे कि किन के लिए, जूस के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, सिंपल। तो एक जू लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है वहाँ पे, क्रिश्चियन लोगों के चर्चेस वगैरह हैं, ठीक है, और मुस्लिम लोगों के भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, मतलब उनके द्वारा बहुत ही पवित्र माना जाता है वो पूरा का पूरा जो दो सिटीज़ है, स्पेशली जेरूसलेम। तो इन तीनों के बीच में जो वॉर स्टार्ट हुआ, ठीक है, क्रसर्स मतलब क्या, क्रसर्स नॉर्मली क्रिश्चियन लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है, बाय क्रिश्चियंस। क्रसर का सिंपल मीनिंग होता है रिलीजियस वॉर, ठीक है, वॉर जो लड़ा गया था रिलीजियस रीजंस के लिए, इस जेरूसलेम को कंट्रोल करने के लिए किन्होंने स्टार्ट किया था, क्रिश्चियंस ने, तो उनको क्रसेडर्स भी बोला जाता है क्रिश्चियंस को, ठीक है। सो बिटवीन जूस, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स टू कंट्रोल द जेरूसलेम एंड बेथलेहेम, ठीक है, और ये जो दो सिटीज़ है वो हॉली सिटीज़ है टू ऑल थ्री रिलीजन्स, तो तीनों रिलीजन के लिए ये हॉली सिटीज़ है, पवित्र सिटी है, और इसी को कंट्रोल करने के लिए इन तीनों के बीच में जो वॉर होता है उसको क्रसेड्स बोलते हैं, ठीक है। मेनली किसने स्टार्ट किया, तो क्रिश्चियंस ने, ओके। सो नेक्स्ट, अभी इन क्रसर्स को सपोर्ट किस किसने किया वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी देख लेते हैं, सिंपल सी बात है। सपोर्ट का देखेंगे तो कैथोलिक चर्च, ठीक है, वहाँ के जो चर्चेस थे यूरोप के, ठीक है, वहाँ पे कैथोलिक चर्च जो थे उसका एक हेड होता था पोप, ठीक है, इसने पूरा उस टाइम के जो पोप लोग होते थे उन्होंने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। ये हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं चर्च के, किसी भी चर्च के हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं पोप, ठीक है। तो इन्होंने एनकरेज किया था पब्लिक को, वहाँ की भोली भाली जनता को, कि आप क्या करो, क्रसर्स में पार्टिसिपेट करो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में। क्रिश्चियन लोगों को इन्होंने ज़्यादा ये किया था, एनकरेज किया था या फिर सपोर्ट किया था, और बोला था कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे, किसमें, क्रसर्स में, तो आपको आपके जो भी पाप रहेंगे, आपके जो भी सिंस रहेंगे वो सब धुल जाएंगे, ठीक है। जैसे अपने इंडिया में एक प्रथा है कि अगर आपको आपके पाप धोने तो डायरेक्ट गंगा माँ में, गंगा माता की पानी में, मतलब गंगा रिवर में डुबकी लगाओ, ठीक है, सिंपल। तो अपने यहाँ जैसे पाप धुलाने का अलग रिवाज है, तो वहाँ पे उन्होंने जबरदस्ती अंदर अंधश्रद्धा बनाई थी, सुपरस्टिशन बनाया था, और लोगों को ऐसा डरा के रखा था, डरा हुआ माहौल क्रिएट किया था कि अगर आपको आपके पाप धोने हैं तो आप क्रसेड में पार्टिसिपेट करो, क्रिश्चियन को सपोर्ट करो, और ये क्रसेड को पार्टिसिपेट करोगे तो आपके सारे के सारे जो सिंस है वो धुल जाएंगे, ऐसा, ठीक है। उसके बाद और किसने सपोर्ट किया था इसको, तो जो रोमन एम्पायर्स है, ठीक है, इनके सुंदर सुंदर थोबड़े हैं, मतलब चेहरे हैं, ठीक है, तो रोमन एम्पायर्स, रिच मर्चेंट्स और फ्रेंच किंग्स, इन सब लोगों ने सपोर्ट किया था, लेकिन इनको सपोर्ट क्यों किया था, खुद के फायदे के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर उनका कंट्रोल बढ़ेगा वहां पे उस सिटीज पे, तो फिर आजू बाजू वाला एरिया भी कंट्रोल में आ सकता है, इसलिए रोमन एम्पायर्स ने, रिच मर्चेंट्स ने और फ्रेंच किंग्स जो लुइस 14 नहीं, लुइस 12 वगैरह है, उन सब लोगों ने क्रसेड्स को सपोर्ट किया था अपने फायदे के लिए। पोप ने भी खुद के फायदे के लिए वो किया था, बिकॉज उसका अथॉरिटी बढ़ने वाला था, और ठीक है, ऐसा। तो ये हुआ कैसे, क्यों हुआ, कहाँ पे हुआ, क्यों हुआ वो तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, कहाँ पे और कब हुआ। तो फर्स्ट क्रसेड जो था, फर्स्ट जो ये युद्ध हुआ, रिलीजियस युद्ध, जिसको हिंदी में हम लोग धर्म युद्ध बोल सकते हैं, मराठी में सुद्धा त्याला धर्म युद्धच बोलतात, ठीक है। उसके बाद 1096 कॉमन एरा, ठीक है, मतलब अराउंड 11th सेंचुरी में ये फर्स्ट क्रसेड हुआ था जो क्रिश्चियंस ने किया था। उसके बाद सेकंड क्रसेड हुआ, करने के लिए पोप ने फिर से सबको बुलाया, सबको एक कॉल दिया, ठीक है, सबको कॉल दिया मतलब फोन नहीं किया, ठीक है, सबको बोला कि फिर से सेकंड क्रसेड करते हैं क्योंकि हमको जीतना ही है, सिंपल सी बात है। तो फाइनली जो क्रसेड हुआ था तुर्क के बीच में और क्रसेडर्स के बीच में, क्रसेडर्स मतलब क्रिश्चियन लोगों के बीच में, ठीक है, तो तुर्क ये मुस्लिम लोग थे या फिर इस्लामिक लोग थे, और ये जो क्रसेडर्स है वो क्रिश्चियन लोग थे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो वॉर हुआ था उसमें फाइनली जीता कौन, तुर्क्स जीत गए और क्रसेडर्स हार गए, ठीक है। तो सिंपल, ये बेचारे जीत गए, ये बेचारे हार गए, ठीक है, ये डिफीट हो गए। और तुर्क के जो लीडर थे उनका नाम क्या था, सलादीन, ठीक है, वो सुल्तान थे इजिप्ट के, उन्होंने जेरूसलम जीत लिया फाइनली। मतलब किसके कंट्रोल में आ गया, क्रसेडर्स के बाद, या फिर ये क्रसेड जो हुआ था, ये युद्ध जो हुआ था उसके बाद फाइनली जेरूसलम किसके कंट्रोल में आया, सलादीन जो इजिप्ट का राजा था, जो इस्लामिक था, ठीक है, मतलब मुस्लिम लोग जीत गए वो जेरूसलम नाम का जो सिटी है। तो इस तरीके से कौन हार गया, क्रिश्चियन लोग हार गए, मतलब क्रसेडर्स हार गए। तो इसके फेलियर के रीजंस क्या थे वो भी देख लेते हैं।
सबसे पहला अगर हम लोग देखेंगे तो जो एटीट्यूड था पोप का और यूरोपियन रूलर्स का, ठीक है, मतलब पोप खुद के फायदे के लिए सबको बढ़ावा दे रहा था, ठीक है, सबको बोल रहा था कि तुम लोग अपना पाप धो लो, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करो, अपने को वो जेरूसलेम और बेथलेहम चाहिए किसी किसी भी तरह से, वगैरह वगैरह। दूसरा, यूरोपियन रूलर्स ने खुद के फायदे के लिए, ओन इंटरेस्ट के लिए अपना पूरा का पूरा ये जो गेम है उसमें सपोर्ट किया, ठीक है। तो यूरोपियन रूलर जैसे फ्रेंच किंग्स हो गए, रोमन एम्पायर के लोग हो गए, ठीक है, ऐसे अलग अलग लोगों ने सपोर्ट किया इसको खुद के फायदे के लिए। तो खुद के फायदे के लिए जब भी हम लोग हिस्ट्री में नैरो इंटरेस्ट के लिए कोई काम करते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है वो नेगेटिव ही होता है, सिंपल। उसके बाद दूसरा है कॉमन पीपल लूजिंग फेथ, ठीक है, इन द पोप। मतलब जो पोप था, अभी पोप धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि पोप थोड़ा सा हमको भड़का रहा है, ठीक है, वो खुद के फायदे के लिए सारा काम कर रहा है। तो पोप के ऊपर जो भरोसा था, पहले तो जो बोले वो पत्थर की लकीर ऐसा माना जाता था यूरोप में, पोप जो बोले वो, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि पोप की जो पोप का जो लेवल है, पोप का जो बात करने का तरीका है और उनका जो भड़काने का तरीका है, वो खुद के फायदे के लिए कर रहे सब कुछ, ये समझ में आ गया। तो धीरे धीरे लोगों का जो फेथ है पोप के ऊपर वो कम होने लगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्प्यूट बिटवीन द पोप एंड यूरोपियन किंग्स, ठीक है, पोप के बीच में और बाकी जो यूरोपियन किंग्स है, जैसे बाइजेंटाइन एम्पायर का एम्पायर, ठीक है, बादशाह, उसके बाद जो जर्मनी का एम्पायर था, ऐसे अलग अलग एम्पायर्स के साथ इसका थोड़ा अनबन हो गया। तो फिर फाइनली वो ओवरऑल यूनिटी कम हो गई और क्रसर्स फेल हो गए, ठीक है। आई होप आपको इधर तक क्लियर है। उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो आगे क्या क्या बताया है, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब सिंपल, उसके परिणाम क्या हुए, क्रसेड्स हुआ, ठीक है। क्रसेड होने के बाद क्या है, ऐसा माना जाता है कि एंड ऑफ फ्यूडलिज्म हुआ यहाँ पे, ठीक है, फ्यूडलिज्म का एंड हो गया यहाँ पे। फ्यूडलिज्म मतलब क्या, जहाँ पे एक लीडर होता था, छोटे छोटे लीडर्स होते थे जो राजा के कंट्रोल में या फिर पोप के कंट्रोल में काम करते थे। वो छोटे मोटे बाकी के जो सपोज दो तीन लेवल पे काम होता था। ये सबसे टॉप पे एक राजा रहेगा, उसके बाद छोटे छोटे सरदार रहेंगे, वो फ्यूडलिस्ट रहेंगे जो छोटे छोटे गरीब लोगों को, भोले भाले लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे खुद के फायदे के लिए। तो एक तरह का जो बीच का जो मिडल मैन है वो एक तरह का फ्यूडलिज्म का काम करते थे, ठीक है। तो वो एंड हो गया ऑलमोस्ट, और लोगों का फेथ कम हो गया पोप के ऊपर, जैसे कि उसने हरकतें की है। उसके बाद यूरोपियंस ने बाकी चीज़ों पे ध्यान देना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, ठीक है, रिलीजन को थोड़ा सा हल्का सा साइडलाइन करके बाकी की जो लाइफ की चीज़ें हैं उसको भी फोकस किया जाने लगा। जैसे लोगों ने सीखा फोर्ट्स कैसे बनाया जाता है, ब्रिजेस कैसे बनाया जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्मी रूट्स, मतलब दूसरों के जो मतलब सपोज दूसरों की आर्मी ने अगर अटैक किया तो उसके रूट्स कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद यूरोपियंस बहुत सारे नए चीज़ों के लिए इंट्रोड्यूस हुए। मतलब यूरोपियंस को बहुत सारी नई चीज़ों का पता चला बिकॉज उन्होंने यूरोपियंस ने दूसरे देशों के साथ कांटेक्ट बढ़ा दिया, एशियन कंट्रीज़ के साथ, अरेबियन कंट्रीज़ के साथ कांटेक्ट बढ़ा दिया। तो फिर बाकी जो नई नई चीज़ें वो उनको पता चली कि नए प्लांट्स, नए फ्रूट्स, सिल्क क्या होता है, कॉटन क्या होता है, स्पाइसेस क्या होते हैं, उन महारथियों को नहीं पता था। तो धीरे धीरे उनको पता चला एशियन कंट्रीज़ के वजह से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने न्यू सब्जेक्ट्स भी सीखे, ठीक है, न्यू सब्जेक्ट्स उनको इंट्रोड्यूस हुए बाय द अरब्स, ठीक है। इवन जीरो का जो इन्वेंशन है वो अपने इंडिया में हुआ। जीरो के बारे में अरब लोगों ने यूरोपियंस को बताया था, ठीक है, ऐसा। और बहुत सारे जो छोटे मोटे कंसेप्ट है वो अरेबियन लोगों ने इंडिया से सीख के वहाँ पे उनको अरेबिया यूरोपियंस को बताया था, ठीक है, ऐसा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, अब भी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अब तक, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ा, रेनेसेंस का मीनिंग क्या होता है, बेसिक मतलब रीबर्थ या फिर रिवाइवल। सेकंड हम लोगों ने क्रेसेड्स क्या होते हैं वो देखे, ठीक है। क्रेसेड्स का बेसिक मीनिंग होता है रिलीजियस रीजंस के लिए जो वॉर होता है, जो किसने किया था, क्रिश्चियंस से। क्रिश्चियंस ने, किन के बीच हुआ था, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में। जीता कौन था, मुस्लिम्स या फिर तुर्क लोगों ने वो वॉर जीता था, क्रिश्चियंस हार गए थे, ठीक है। क्रिश्चियंस क्यों हारे थे उसके रीजंस देखें और उसके कॉन्सिक्वेंसेस या फिर उसके परिणाम क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ, वो भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो एक नया टॉपिक है छोटू सा, कॉन्सिक्वेंसेस तो हो गए। नेक्स्ट है रेनेसेंस, ठीक है। रेनेसेंस पीरियड कभी माना जाता है नॉर्मली, तो इट वॉज स्टार्टेड इन 14th सेंचुरी, ठीक है। 14th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ लेकिन वो जेनिथ पे पहुंच गया, मतलब टॉप लेवल पे पहुंच गया इन 15th एंड 16th सेंचुरी, ठीक है, 15th एंड 16th सेंचुरी।
पहले क्या माना जाता था, रेनेसेंस के पहले, रेनेसेंस होने से पहले ऐसा माना जाता था कि गॉड ये सेंटर है यूनिवर्स के, मतलब सारी की सारी जो चीज़ें हो रही यूनिवर्स में वो उसका रीज़न गॉड है, ऐसा माना जाता था यूरोप में। धीरे धीरे अभी रेनेसेंस पीरियड में लोगों को ऐसा लगने लगा कि सारा का सारा जो चीज़ें हो रहा है उसका सेंटर पॉइंट कौन है, ह्यूमन। तो ह्यूमन ही सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, ऐसा एक बिलीफ बढ़ने लगा, और ह्यूमन सबके हिसाब से ढल सकता है, लॉज ऑफ नेचर के हिसाब से ऐसा लगने लगा, और धीरे धीरे हर चीज़ में ह्यूमन सेंटर में आ गया। तो फिर एक नया कंसेप्ट जनरेट हो गया जिसको बोलते हैं ह्यूमैनिज्म। ओके, ह्यूमैनिज्म, जिसको हम लोग नॉर्मली मानवतावाद बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, मराठीमध्ये सुद्धा त्याला मानवतावाद बोलतात। इसका बेसिक मीनिंग है कि मानव या फिर इंसान सबसे सेंटर पॉइंट पे रहेगा, उसी के अराउंड सारी चीज़ें रिवॉल्व होंगी, ऐसा। उसके बाद ये इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा शायद से, गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने छोटा सा इन्वेंशन किया, छोटा सा नहीं बड़ा सा इन्वेंशन किया, टेलीस्कोप का, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट टाइम बहुत ही रिफाइन तरीके से अच्छा टेलीस्कोप बनाया ताकि प्लैनेट्स का जो रिसर्च है, प्लैनेट्स के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन है वो किया जा सके अच्छे से, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए, जैसे ये कोपरनिकस, मतलब उसी जमाने के साइंटिस्ट लोग हैं ये, ठीक है। पहले ऐसा माना जाता था कि मतलब कोपरनिकस के पहले या फिर ये रेनेसांस होने के पहले ऐसा माना जाता था कि जो अपना सोलर सिस्टम है उसका जो सेंटर है वो अपना अर्थ है, ऐसा माना जाता था। कुछ लोग तो खतरनाक लोग ऐसे भी बोलते थे कि अर्थ फ्लैट है, राउंड नहीं है, ऐसा बोलते थे, ठीक है। तो पहले ऐसा माना जाता था कि प्लानिटरी सिस्टम जो है अपना, या फिर जो सोलर सिस्टम है उसका सेंटर कौन है, अर्थ, ऐसा माना जाता था। लेकिन इन्होंने क्या बोला कोपरनिकस ने, वो सन है, अर्थ नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल सा थ्योरी बनाया इन्होंने, जिसकी वजह से बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया साइंस के फील्ड में, ठीक है। धीरे धीरे फिर रिसर्चर्स और बढ़ने लगे और सबको कंफर्म हो गया कि अपना जो सोलर सिस्टम है, प्लानिटरी सिस्टम है, उसका सेंटर कौन है, सन है, ठीक है, सूरज का दायरा। उसके बाद इनका नाम दिया है जोहान्स गेटनबर्ग, ठीक है। पहले के ज़माने में लोग डायरेक्टली हाथ से या फिर वो जो पीसेस होते थे पिकॉक के, या फिर नॉर्मली वो स्याही, एक लकड़ी लेते थे उसको स्याही में डुबोते थे, या तो पिकॉक का पीस या फिर किसी बर्ड का पीस, या फिर नॉर्मली वो पेन टाइप होता था उसको स्याही में डुबो के बड़े बड़े पेपर्स पे लिखा करते थे बुक्स, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब 1440 में ये जो इंसान है जोहान्स गटेनबर्ग, इन्होंने फर्स्ट, दुनिया का फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बनाया। ठीक है, वो कैसा दिखता था इधर बाजू में दिखाया है, ये सुंदर सा इमेज, ये दुनिया का फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। तो जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ तो फिर क्या होने लगा, बुक्स छपने लगी, प्रिंट होने लगी, तो फिर उसका सर्कुलेशन बढ़ने लगा। लोगों के जो विचार है, लोगों के जो थॉट्स है, थिंकिंग है, वो दुनिया के अलग अलग कोने तक पहुंचने लगी, और लोग और ज़्यादा फास्ट तरीके से सीखने लगे, बिकॉज अभी प्रिंटिंग ज़्यादा अमाउंट में कर सकते हैं तो ज़्यादा सर्कुलेशन हो सकता है बुक्स का, और दुनिया के अलग अलग कोनों तक वो ज्ञान पहुंच सकता है। तो इस तरीके से रिवाइवल होना स्टार्ट हो गया, रीबर्थ होना स्टार्ट हो गया, रेनेसांस और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा, और ये जेनिथ पे कब पहुंचा, 15 सेंचुरी में, 15-16 सेंचुरी में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, ठीक है। जैसे स्टार्ट का फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने रेनेसांस क्या होता है वो पढ़ा, क्रेसेंट्स क्या होता है वो पढ़ा, रेनेसांस के पीरियड में क्या क्या हुआ उसके बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का जो नेक्स्ट हाफ पार्ट है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ साइंस। साइंस में किस तरीके से अलग अलग इन्वेंशंस हुए, अलग अलग डिस्कवरीज हुए, उसके बाद कौन कौन से ऐसे ट्रैवलर्स थे जिन्होंने नए नए प्लेसेस को खोजा, उसमें वास्को द गामा, फर्डिनेंड मैगलन, बार्थोलोम्यू डायस, इब्न बतूता वगैरह वगैरह, ऐसे एकदम एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर और एक से बढ़कर एक जो हिम्मतवार ये थे नेविगेटर्स, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और साइंस में स्टीम इंजन कैसे बना, किसने बनाया, उसके बाद जो छोटे मोटे इन्वेंशंस हुए उसका स्टार्टिंग कैसे हुआ, नए नए सब्जेक्ट्स कैसे स्टार्ट हुए, पहले की यूनिवर्सिटीज़ किसने स्टार्ट किए, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आने वाले लेक्चर्स ऐसे ही एंगेजिंग तरीके से पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है हिस्ट्री का उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ठीक है। और जो आने वाली वीडियोस रहेंगे उसमें नॉर्मली जैसे ही चैप्टर एंड होगा
एंड में आपको क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बोर्ड में, बोर्ड 2025 के लिए, ठीक है। सो देखते रहिए वीडियोस, थैंक यू सो मच।